ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते आए हैं, लेकिन अब पब्लिक जाग चुकी है, उसको पता है सारी मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बड़ी अवेयरनेस है। इन्होंने आज जो गरीब का हाल कर दिया, हर एक गुजरता घंटा इनकी हुकूमत का गरीब के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए वबाले जान बन रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, अब से कुछ ही देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वाजे किया कि मैं वहाँ पर कोई डील करके नहीं उठा, बल्कि जो एक खतरात थे, जो सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा था, इसीलिए वहाँ से हम उठ गए और हमने वहाँ पर धरना नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 6 दिन बाद हम मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। जून में अगर इन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दी तो हम एक बार फिर आएंगे। एक तो ये सूरत हाल है, ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में फिर जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उस पर बात करेंगे। मुश्किल फैसले हुकूमत ने कर तो लिए हैं, लेकिन उसका मलबा पिछली हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डाला जा रहा है। क्या वाकई इसका मलबा पिछली हुकूमत पर डाला जा सकता है? क्या IMF से जो मुज़ाकरात हुए उसमें जो बात की जा रही थी कि हम कोशिश करेंगे कोई दरमियानी राह निकले, तो वो दरमियानी राह क्यों नहीं निकाल पाई हुकूमत? और आगे जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, क्या वो भी हुकूमत की मजबूरी है? क्या वो भी IMF प्रोग्राम के तहत ही किया जा रहा है? और आगे आने वाले दिनों में और कौन कौन से मईशत के हवाले से मुश्किल फैसले किए जाएंगे? ये तमाम आज के हमारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा क्या, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ कि जी कोई इस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। मैंने सिर्फ तब ये सोचा कि मेरे मुल्क को नुकसान होगा, नफरतें बढ़ेंगी, इदारों के बीच में और अवाम और इदारों के बीच में फासले बढ़ेंगे। ये हमारे मुल्क को नुकसान है, दुश्मनों का फ़ायदा है। ये सिर्फ एक चीज़ थी जिसने मुझे रोका वहाँ बैठने से। और मैं ये वाज़े कर दूँ कि अगर किसी का ख्याल है, ये इनको खुशफहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे नेगोशिएट करेंगे और इसको तस्लीम कर लेंगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। इसलिए मेरा ये फ़ैसला है, ये जहाद है इनके ख़िलाफ़। 6 दिन मैंने इनको दिए हैं। 6 दिन के बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को निकालूंगा, और इस बार ही जब निकालूंगा तैयारी करके निकालूंगा हर किस्म की। मुझे उम्मीद अपनी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त बहुत बड़ा रोल है। मैं अपनी वकला कम्युनिटी को आज कह रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने वकला को मारा है बुरी तरह लाहौर के अंदर, आपके सामने वहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर बैठा था, उसको जो उन्होंने निकाल के जो उसको मारा है, और FIR जो उन्होंने की है, ये वक्त है। मैं आज अपनी सारी कौम को अपील कर रहा हूँ, मेरा फैसला है, मैंने इनको कबूल नहीं करना, मैंने इनके खिलाफ जहाद लड़नी है। मैं आप सबको कहता हूँ कि 6 दिन मैंने दिए हैं, सारी कौम तैयारी करें अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, और इस बारी जब हम निकलेंगे हम तैयारी करके निकलेंगे। जी, तो आपने सुना कि इमरान खान साहब ने क्या कहा और तैयारी वो क्या होगी। और 6 दिन जो अल्टीमेटम दिया है, अगर 6 दिन में ऐलान नहीं होता इलेक्शंस का, तो फिर हिकमत अमली क्या होगी तहरीक इंसाफ की? किस तरीके से वो लॉन्ग मार्च, धरना, वो क्या किया जाएगा? ये तमाम तर सवालात के जवाबात जानने के लिए हमने रब्ता किया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। अब इमरान खान साहब ने वाज़ेह तो कर दिया कि डील कोई नहीं हुई, लेकिन 6 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। 6 दिन में इलेक्शंस का ऐलान नहीं किया जाता तो फिर आगे तहरीक इंसाफ क्या करेगी? पूरी कौम की डिमांड है कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाई जाए। 5 दिन रह गए, एक दिन गुजर गया। 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था इमरान खान ने, तो कौम के बिहाफ पे दिया था। कौम चाहती है ये, और अगर ऐसा नहीं करते, पूरी कौम इस्लामाबाद पहुंच रही है। और आप भूल जाएंगे ये पिछले वाले को, क्योंकि ये पिछले वाला सिर्फ ट्रेलर था। और पूरी कौम को खिराज तहसीन के रियासती दहशत गर्दी का मुकाबला किया, रेजिस्ट किया। इसकी मिसाल हमें पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती है। पलट के वापस आए हैं लोग, और अब जो आएंगे रिफ्रेश हो के लोग,
आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पिछले वाला बिल्कुल छोटा लगेगा इसके सामने, जो 5 दिन के बाद ये हो रहा है। 5 दिन इनके पास है, 5 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन अनाउंस करें, तारीख के असेंबली तोड़े, वरना ये जो पहले क्या हुआ था, हमने सिंध तक महदूद किया, अब सब इस्लामाबाद का रुख करेंगे, अब पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद का रुख करेगा, और पिछले वाले से ये 2 गुना 4 गुना बड़ा प्रोटेस्ट होगा, बड़ी एहतजाज होगी, जो लोग पहुंचेंगे। इसलिए बेहतर ये है सबके लिए कि पहले ही दानिशमंदी का मुजाहरा करें, जो अवाम की आवाज है इस वक्त फौरी इंतखाबात वो करवाए जाए, तारीख दी जाए, असम्मिया तहरीर की जाए, और 3 जून से पहले पहले ऐसा करना पड़ेगा। 3 जून को हमारी डेडलाइन जो है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद असम्मिया तहरीर करके नए इंतखाबात जो 3 महीने के अंदर कराना जिम्मेदारी है, 3 माह के अंदर अंदर नए इंतखाबात की तारीख दे दे, और वो कौम को काबिल कबूल होगा। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद ये आते हैं हुकूमत में, वो पीटीआई को भी काबिल कबूल होगा, वो पूरी कौम को काबिल कबूल होगा। लेकिन जिस रास्ते से ये आए हैं ये किसी को काबिल कबूल नहीं है। अच्छा फैसल साहब, अब जाहिर है अभी खान साहब ने भी कहा कि जी बात करने को हम तैयार हैं, जब भी आप बात कर रहे हैं कि जून में इलेक्शंस की डेट दे दें। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि कमेटी भी बनी मुज़ाकरात के, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो मुज़ाकरात में रुकावट हैं। क्या जरदारी साहब नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों अर्ली? और अगर ऐसी कोई भी सूरत हाल होती है, ये हकीकत है, तो फिर मुज़ाकरात कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हो रहे हैं क्या मुज़ाकरात? मुझे किसी किस्म की कोई नहीं है। हमारी जो पब्लिक के प्लेटफॉर्म में हम अभी भी मर्दान में, और हम पब्लिक के प्लेटफॉर्म से बात करें, जो पब्लिक की है, पब्लिक देखे पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक चाहती है फौरी इंतखाबात, वो जिस तरीके से भी आपने करने हैं बिल्कुल ओपन होना चाहिए, बातचीत करके करे, लेकिन वो करे। 5 दिन इनके पास, जो भी टूरिस्ट मांग करते हैं, मुज़ाकराती कमेटी हो या जो भी हो, हम पब्लिक में हैं, हम अवाम में, हम घर नहीं जा रहे, हम अवाम में हैं। इमरान खान अवाम में है। इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है, जिस तरीके से भी करते हैं आप मुज़ाकराती कमेटी जो भी है कंसेंसस से तारीख का ऐलान करें। और नून लीग वालों को भी ये सोचना चाहिए कि हर 1 घंटा जो गुजर रहा है उनके लिए बुरा हो रहा है। अभी तो फिर भी थोड़े बहुत उनको चले कह दे, लेकिन जैसे ही वक्त गुजर जाएगा इनकी जमानतें जब्त होनी है हल्कों में, और बाकी जो अपने चक्रों में पड़े हुए हैं वो अपने चक्रों में पड़े हुए हैं, वो अपना देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त फैसला कर रहा है जो कौम की डिमांड है। अगर नहीं करते तो इनकी मर्जी है ना, ये नहीं करते तो फिर आपको 3 जून को पता चल जाएगा। 3 जून को जिस तरह से पब्लिक निकलेगी, फिर इनके हाथ से ये इनिशिएटिव निकल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर पब्लिक के पास चला जाएगा ये। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है ज़रा मईशत की, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि ये हमने मजबूरी के तहत किया, ये सब कुछ किया धरा आप लोगों का था, ये आप लोगों का मुआहिदा था जिस पर अमल दरामद हमारा करना मजबूरी है। क्या वाकई ये आप लोगों ने ऐसा ही कुछ मुआहिदा किया था, जिम्मेदार आप लोग हैं? शायर ने शायद शेर कहा था कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते आए हैं, लेकिन अब पब्लिक जाग चुकी है, उसको पता है। सारी मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बड़ी अवेयरनेस है। इन्होंने आज जो गरीब का हाल कर दिया, हर एक गुजरता घंटा इनकी हुकूमत का गरीब के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए वबाले जान बन रहा है। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें इन्होंने ऊपर कर दी हैं, डीजल बढ़ा दिया, तेल की कीमतें ऊपर, आटे की कीमत ऊपर, अशिया खुर्दरोज की कीमतें ऊपर, बेरोजगारी में इजाफा, ये सब चीज इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में किया। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया एक दुनिया में, कितनी तेजी से ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज, डॉलर का आप रेट देखें, आज की दिन आसमानों से बातें कर रहा है। स्टॉक मार्केट हमारी बैठ रही है। इन्होंने हशर नशर कर दिया उस इतनी जबरदस्त उभरती हुई इकॉनमी जो इमरान खान साहब लेकर के चल रहे थे, उन्होंने साजिश से हटवाया इन्होंने। और जो रूस के साथ इमरान खान साहब मुआहिदा कर रहे थे, उसके बाद 30% कम कीमत में पाकिस्तान को तेल मिलना था। इमरान खान ने मजीद पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करनी थी, अभी मजीद कम करनी थी। अगर आज इमरान खान होते, मजीद कम करनी थी, गरीब को मजीद फायदा पहुंचाना था, रिलीफ पहुंचाना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, 30 रुपए बढ़ा दिया। और उसी मुआहिदे पे अगर रूस की तरफ वो चले जाते, ये वो कर देते, तो आज पाकिस्तानी कौम को फायदा होता। लेकिन इन्होंने, अच्छा फिर ये आए किस लिए? ये आए एक तो ये महंगाई करने के लिए, बैरूनी आकाओं को उनकी खिदमत करने के लिए, उनकी बातें मानने के लिए, उनको सुनने के लिए। जो वो ये कहते हैं डिक्टेशन पे, वो वैसा ये करेंगे। एक वो चीज कर दी इन्होंने। दूसरा, इन्होंने ईवीएम खत्म कर दिया। तीसरा, इन्होंने ओवरसीज वोटिंग खत्म कर दी।
चौथा, इन्होंने नैब के अंदर जो इस्तेलात करनी थी, इस्तेलात तो नहीं कहूँगा, जो बिगाड़ना था अपने लिए इस्तेलात इनकी, वो इन्होंने कर दी। अब ये सारे काम ये करने आए थे, पब्लिक के लिए आए नहीं थे, अपने केसेस खत्म करने लगे थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मुदाखलत की है। इन्होंने वो काम किए हैं जो इनकी जात से जुड़े हुए हैं, अवाम के लिए ना आए। ये महंगाई मार्च लेकर के आए थे, क्या है महंगाई? आज क्या पीडीएम निकलेगी नून लीग के खिलाफ और इनकी एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन है इनके खिलाफ निकलेगी कि इन्होंने जो कर दिया है? महंगाई किधर थी इमरान खान के जमाने में और अब किधर चली गई है? एक महीने के अंदर रिकॉर्ड टाइम इन्होंने महंगाई में इजाफा कर दिया शदीद। तो अब जिस तरह बात करें कि जी IMF की शराइत इतनी कड़ी हैं, वो मुआहिदा है, ये सारी चीज़ें हैं, अब अगर उसी शराइत के तहत अगर पेट्रोल मजीद बढ़ता है और ये मजीद महंगा होता है तो ये तो सुनामी आ जाएगा महंगाई का। फैसल साहब, महंगाई ऐसी बढ़ गई है, पहले ही बढ़ गई है और इसके बाद तो मजीद बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जानी है। गरीब आदमी की किसी को फिक्र ही नहीं है, सारे वक्त अपने केसेस बचाते रहते हैं, ये मुल्क की फिक्र करते नहीं है। गरीब आदमी का देखे ना, उसका तो बेचारे इसकी कीमतें बढ़ने से क्या होता है? ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट जाता है बाकी चीजों, कमोडिटी प्राइसेस सारी ऊपर, अशिया खुर्दनोश की कीमतें सारी ऊपर चली जाती है। 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुयसर नहीं है गरीब आदमी को। तो ये क्या समझते हैं कि ये जो कौम है ये इनकी बातों में आ जाएगी कि जी देखो जी हमने क्यों किया। इनकी अपने इंटरव्यूज सारे मौजूद हैं जो इमरान खान के ऊपर ये बातें करते थे, और इमरान खान ने तो फिर भी इतना मुश्किल फैसला किया, उन्होंने मैनेज किया इकोनॉमी को और पेट्रोल की कीमतें नीचे की, अवाम को तकलीफ नहीं दी। और इमरान खान अभी मजीद नीचे करते हैं, ऐसी इकोनॉमिक मैनेजमेंट इमरान खान कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने अपने केसेस की मैनेजमेंट करनी है और कुछ भी नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद। जो सूरत हाल है, अब ज़ाहिर है इसमें जो इकॉनमी है वो कहाँ जाएगी? क्या उसको स्टेबल करने की सलाहियत रखती है ये हुकूमत, या फिर ये बेबस हैं और यही कहते रहेंगे कि जी ये पिछली हुकूमत के सारे मामलात थे, उन्होंने इस तरह पहुँचाया, इस हाल में पहुँचाया कि आज हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते थे पहले और अब क्या कह रहे हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं। जगह पे बारूदी सुरंग डाल के गए, चाहे वो तारीखी सबसे बड़ा इंपोर्ट छोड़ के गए, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। तो मैं IMF के पास जाऊँगा और मैंने कहूँगा कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शौकत तरीन ने वज़ीर ख़जाना की हैसियत से मुआहिदा किया है, लेकिन इस वक्त ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। और ये कीमत बढ़ाने के बाद उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। IMF ने कहा है कि IMF भी हमें मजीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। अवाम मुतहम्मिल नहीं है इसकी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप नहीं लेंगे हुकूमत का नुकसान करने में, तो हम बहुत गलत रविश पर जा सकते हैं। जी, तो ये है अब सूरत हाल। तो माहिर जो मुआशियात हैं वो किस तरह देख रहे हैं, माहिरीन की राय इस पर क्या है, हम जानेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बहुत शुक्रिया उनका अदा करेंगे कि आप टाइम निकाला और आप आए। सर, आपके सामने है तहरीक इंसाफ का दौर हुकूमत, उस वक्त जो मुश्किल हालात, जो फैसले किए गए, फिर बीच में कोविड का भी सारा सीन था। अब ये हुकूमत आई और ये कहती है कि जी वो पिछले मुआहदे थे और उन मुआहदों की वजह से हमें ये सारी सख्त शराइत हैं IMF की जो पूरी करनी पड़ रही हैं। डॉलर आपके सामने है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, स्टॉक नीचे गिर रहा है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? असल जिम्मेदार कौन है इसका? बताऊं कि असल जिम्मेदार सारे हैं, जितने इस गवर्नमेंट के, पिछले गवर्नमेंट के, सारों के जो ये प्रॉब्लम्स है। एक बात तो है ना जी कि हम तो पॉलिटिक्स में नहीं जानते, हम पॉलिटिक्स में जाते भी नहीं है, हम पॉलिटिकल है। मैं जो भी बयान देता हूँ उसका पॉलिटिकल पार्टी से या मेरा ना नून लीग से कोई ताल्लुक है, ना पीपल्स पार्टी से, ना PTI से। हम कारोबारी लोग हैं, हम कारोबार की बात करते हैं। जब ये इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी थी तो उस वक्त जो ना पिछली गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम की थी, तो ये जो था ना, ये एक ऐसा कदम था जो मैं समझता हूँ कि जो ना ये नहीं था। और अब जो उन्होंने 30 रुपए एक साथ बढ़ाई है, इसमें भी मेरा ऑब्जेक्शन है कि अगर इसको ये 10-10 रुपए करके 3 दफा में बढ़ाते तो इम्पैक्ट कम आता। ये 30 रुपए का एकदम बॉम्बशेल है, इससे बहुत बड़ा इन्फ्लेशन भी क्रिएट होगा, महंगाई भी आएगी, क्योंकि आपका पेट्रोल से हर चीज कनेक्टेड है। आपका जब आपकी सब्जी भी महंगी हो जाएगी, आपकी दालें भी महंगी हो जाएगी, आपकी जो फार्म से जो चीजें आ रही वो भी महंगी हो जाएंगी, हमारा जो रॉ मटेरियल आ रहा है पोर्ट से
उसकी भी किराए बढ़ जाएंगे, जो अब कंट्री से जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, जो हम भेज रहे हैं उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो इसका इम्पैक्ट तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर आता है। कोई दूसरी बात नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट टेकन सर। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, मुज़ब्बे में ज्वाइन करें, माहिर माशरियात हैं, उनसे भी बात करते हैं वो किस तरह देख रहे हैं। ज़ाहिर हुकूमत में भी रहे और ये सारे मामलात भी उन्होंने देखे तहरीक इंसाफ में रह के। मुज़म्मिल साहब, आज की हुकूमत ये कहती है कि आपके दौरे हुकूमत में किए गए मुआहदे और ये सारी सूरत हाल जिसमें आप लोगों ने सब्सिडी दी, ये खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है या IMF की मुश्किल शराइत हमें आपकी वजह से माननी पड़ रही हैं? देखिए, ये तो हमारे मतलब मुआहदों और उसके सख्त मुखालिफ थे, तो अब इनको हमारी मुआहदों की पासदारी क्यों करनी पड़ी? नंबर एक, पहली बात तो ये कि नहायत ही झूठे किस्म के लोग हैं। हम मुआहदा किया हुआ और हम ही ने कीमत कम की हुई है। मतलब कोई इंसान सही बात भी कर ले तो कभी जो है उसका गुनाह नहीं मिलता। मसला ये है, इनसे चीजें समझ नहीं रही। ठीक है, अब इन्होंने पीर वाले दिन जो है हमारे वजीर खजाना साहब दुआ जाते हुए ऐलान करके गए थे कि उनके कायद नवाज शरीफ साहब और उनके जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि जी, सुनवाया मैंने वो। हाँ, और 2 दिन में जो है मैं आ रहा हूँ IMF को समझाकर, और फिर कल रात के अंधेरे में कर दिया। वो इनके कायद किधर गए? तो बात ये है कि समझने की बात ये है कि अब जो है इनकी हुकूमत कल जारी थी, इनको समझ नहीं आ रहा था, मुल्क को दिवालिये की तरफ लेके जा रहे थे, तो गन पॉइंट पे इन्होंने किया। अब वो गन पॉइंट पे कर दिया है तो वो फिर मलबा कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। तो वो मरियम औरंगजेब साहिबा जो है, हाँ जी, उन्होंने तमाम मीडिया को, शायद आप लोगों तमाम मीडिया को जो है व्हाट्सएप में नैरेटिव भेजा है, जो मैंने ट्वीट भी कर दिया है। जी जी जी, और वो नैरेटिव भेजा है कि आप इसको जो है चलाएं। तो बेहतर ये है कि उन्होंने उस नैरेटिव में लिखा है कि 15 फरवरी को इमरान खान साहब को पता लग गया था कि उनकी हुकूमत जारी है। अब उन्होंने 1.5 महीना और पीछे कर दिया। तो इमरान खान साहब ने 15 फरवरी कीमतें जो है कम कर दी। पहला तो उन्होंने ये झूठ बोला, ठीक है। फिर दूसरा झूठ उन्होंने ये बोला कि 110 अरब रुपए की जो है इन्होंने इमरान खान साहब ने तखमीना लगाया था पेट्रोल की सब्सिडी का, 150 अरब तो अभी हो गया। पहली बात तो ये कि 466 अरब रुपए का तखमीना था, 110 अरब। तो इनको इनकी इंफॉर्मेशन भी किसी ने सही नहीं दी नैरेटिव बना के मीडिया वालों के थ्रू चलवाने में। और अभी तक 157 अभी तक जो है 150 अरब रुपए जो पेट्रोलियम सब्सिडी इस्तेमाल हुई है, उसमें से हमारे टाइम पे हमने सिर्फ 32 अरब रुपए इस्तेमाल की, तो 50 अरब रुपए के करीब इन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कर देते हैं। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रूस से मुआहदे की बात की, अमादत साहब ने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया कि जी एक मुआहदा हुआ है सस्ते तेल की खरीदारी का, एक खत लिखा गया। वजारत खजाना आज की ये कहती है कि उस खत का कोई जवाब ही नहीं आया था, वो मुआहदा हुआ ही नहीं था। तो इसकी हकीकत क्या है? वो जो आप बात कर रहे थे कि अप्रैल में खरीदारी भी हो जाएगी। आप एक काम करें, अपने रिसर्च वालों को कहें कि आज की बिजनेस रिकॉर्डर मुश्ताक घुमन की स्टोरी उठा लें, और उसमें उन्होंने जो है एक स्टोरी की है कि पाकिस्तान में ही जो रूसी सफारत खाना है, उसने पाकिस्तान को 4 साल का माशी प्लान दिया है। उस 4 साल के माशी प्लान में LNG है, पेट्रोल है, सनत है, दिफा है, ये तमाम चीजें हैं। ये आज की ही अखबार है। और फिर कल की एक और काम कर ले, ब्लूमबर्ग की स्टोरी है। ब्लूमबर्ग की स्टोरी में ब्लूमबर्ग ने कंफर्म किया है कि रशिया से ये मौजूदा हुकूमत डील करने जा रही है। ये तो अभी तक रशिया वालों से मिले नहीं, तो डील कैसे होने जा रही है? तो ये मतलब बात ये है कि या तो ये अखबारें नहीं पढ़ते या ये समझते हैं कि 1990 का PTV चल रहा है सिर्फ। अब तो हमें ये भी नहीं परवाह कि PTV के अलावा जो है, बल्कि आजकल तो बहुत सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। मुजम्मिल साहब, मैं चाहूंगी जरा इस पर जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ हैं, उनका भी जरा टेक आए कि वो किस तरह देख रहे हैं इस सिचुएशन को। जुबैर मोतीवाला साहब, जब पेट्रोल के मुआहदे आपके हो रहे होते हैं, अब रूस से ही कहा तहरीक इंसाफ ने हमारा मुआहदा हुआ, वो हो जाना था अगर हम हुकूमत में रहते, हमें तो सस्ता तेल भी मिल जाता। आज हम 30% कम जो है वो पूरे आवाम को दे रहे होते। तो ये वाकई ये जो सूरत हाल है, ये हुकूमत आज गलत सिम पे लेके जा रही है, आवाम को गलत आगाही दे रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, अभी मुजम्मिल साहब ने बात की ना, जी जी, मैं देखिए फिर मैं कहूंगा मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन जो मैं बात करता हूँ जो कि मैथमेटिक्स की बात है। अभी उन्होंने कहा कि 32 अरब की सब्सिडी हमारे दौर में हुई, इनके दौर में 50 अरब की। ये 32 अरब की जो सब्सिडी है वो कैसे बनी? इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोल की बढ़ी, उन्होंने कम दाम पे पेट्रोल बेचा कंट्री में, तो शुरू तो उन्होंने किया ना कि जो अंडर कॉस्ट माल बेचने का। जब अंडर कॉस्ट आप माल बेचते हैं
तो ये तो फिर आगे की जो गवर्नमेंट जो भी आएगी उसको अगर बढ़ाएगा तो वो तो ज़ाहिर पिछला बैगेज लेके ही चलेगा ना। ओके। तो उस बात को हम छोड़ दें कि भाई 32 अरब उन्होंने अभी खुद कहा, तो 32 अरब किस चीज में दिए? अंडर कॉस्ट बेचा ना पेट्रोल। आपका अब जब पेट्रोल की प्राइसेस जब यूक्रेन वॉर के बाद बढ़ी हैं तो एकदम $100 पे टच कर गई। वो हमारी जो कॉस्टिंग थी वो $70-72 पे बेस्ड है। जहां हम $80 से ऊपर जाएंगे पाकिस्तान की मईशत उसकी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। कुजा के आप ये करें कि 10 रुपए पेट्रोल को कम कर दें। देखिए ये बात तो ये कि अगर उसी वक्त ये इसको अगर करते रहते तो जैसे ठीक है, कह रहे हैं कि दोनों ही मामलात ख़राब हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर मोतीवाला साहब और मुज़म्मिल असलम साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और मज़ीद भी मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, भारत ने अदलो इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हुए एक बार फिर भारतीय सरकार का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। भारतीय तहकीकाती इदारे NIA की अदालत ने यकतरफा ट्रायल के बाद कश्मीरी रहनुमा और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के JKLF यासीन मलिक को झूठे केस में दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन मलिक को नाजरीन 19 मई को दिल्ली की अदालत ने मुजरिम करार दिया और बहादुर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक नई दिल्ली की बदनामे जमाना तिहाड़ जेल में कई बरसों से कैद हैं। यासीन मलिक को कभी भी शफाफ मुकदमे का मौका ही नहीं दिया गया। अगर कभी ऑनलाइन पेशी के दौरान वो बात भी करते तो उनका माइक बंद कर दिया जाता था। यासीन मलिक भारतीय निज़ाम इंसाफ पर यकीन ही नहीं रखते हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने लिए कोई वकील रखने से भी इनकार कर दिया था। अब इस सज़ा पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद रद्दअमल सामने आया है, एहतजाज किया जा रहा है और दुनिया भर से मुख्तलिफ समाजी तंजीमें इंडिया पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया की आंखें यहाँ पर आकर बंद हो जाती हैं और ज़ुबानों पर भी ताले लग जाते हैं। अंतर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। में ज्वाइन कर रही हैं एलिया यासीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात भी करते हैं। मिशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया। भारतीय अदालत ने जब सज़ा सुनाई दोहरी उम्र कैद की यासीन मलिक साहब को, ये सारी सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि उनके आबाई इलाके में भी एहतजाज किया गया और वहाँ पर एहतजाज करने वाले 10 नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया। सारी सूरत हाल आपके सामने, क्या कहेंगे? देखिए, वो जो कुछ कल हुआ है, पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आग लग गई है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है इस वक्त लोगों का अरेस्ट किया गया है। उनकी हेयरिंग से 2 दिन पहले से ही जो है अरेस्ट शुरू हो गए थे, सर्च ऑपरेशन शुरू हो गए थे और बहुत लोग इस वक्त दुख में, गम में, रंज में। वो मेरे शौहर नहीं है खाली, वो पूरी मूवमेंट का सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं और अब तो हमने सईद अली गिलानी साहब को भी खो दिया है और उनकी जो कब्र मुबारक पे भी कोई जा नहीं सकता। अब यासीन साहब रह गए हैं और जिस हिस्ट्री में आई थिंक दुनिया की तारीख उठा लें, कोई बड़े से बड़ा भी कोई कातिल दहशतगर्द हो उसको भी अपने हक में बोलने का राइट दिया जाता है। तो ये तो एक इतने बड़े रहनुमा कश्मीर की आज़ादी का अलम उठाया हुआ है और उनके साथ जिस तरह की ट्रीटमेंट की जा रही है, ये तो एक अदालती कत्ल। तो मिशाल साहिबा, जब यासीन मलिक साहब को भारतीय अदालत ने सज़ा सुनाई तो उस वक्त उन्होंने अपने हक के लिए कोई बात की थी? क्या उन्होंने बयान दिया था और अपने लिए कोई वकील क्यों नहीं किया था उन्होंने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमों में एक इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट किया और काले कवानीन उन पे लगाए, टाडा, पोटा, ये क्या नाम है, ऊपा का ड्रैकोनियन लॉ, तो फिर कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाती है हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी को। झूठे मुकदमात बनाए गए जिसके तहत NIA की एजेंसीज ने इनको दिल्ली के अंदर मारा पीटा, इंटेरोगेट किया। ये 3.5 ईयर से तिहाड़ की डेथ सेल में इन केसेस की वजह से। और इन्होंने अपना थोड़े अरसे के लिए इनके एक लॉयर थे राजा तोफैल साहब, वो भी कश्मीरी लॉयर हैं, मगर बदकिस्मती से उनको भी अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया। और हमें पता है ये अचानक कार्रवाइयाँ कहाँ से की जाती हैं, या तो कश्मीरी मुसलमान लॉयर्स को मार दिया जाता है और मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है कश्मीरी लॉयर्स को जो टारगेट किया जाता है जो किसी कश्मीरी का केस ले रहे होते हैं,
और हम फिर उसके बाद यासीन साहब ने यही सोचा कि कोई भी लॉयर रखूंगा तो उसकी जान को खतरा होगा, तो उन्होंने यही डिमांड किया है कि मैं खुद अपना केस प्लीड करना चाहता हूं और मैं अपने हक में जो मैं बोलना चाहती हूं मुझे वो इजाज़त दी जाए। मगर बदकिस्मती से उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही और उनके खिलाफ टोटली उनकी विल के खिलाफ यूनिलैटरल वन साइडेड फैसले किए जा रहे हैं। और यासीन साहब ने कहा है कि ये जितनी भी दहशतगर्दी के मुकदमे आप जो भी कर ले मेरे खिलाफ, जो मेन कन्फेशन मैं करना चाहता हूँ अदालत के सामने, जिसमें को एक्यूज 10 से ज़ायद लोग को एक्यूज थे 10 मई को उसी कोर्ट हेयरिंग के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा मेरी एक ही कन्फेशन है कि मैं आज़ादी की तहरीक को चला रहा हूँ उसी तरह जिस तरह गांधी ने और भगत सिंह ने चलाई थी, और ये कोई क्राइम नहीं है, एक लेजिटिमेट लीगल कश्मीर की आज़ादी की मैं स्ट्रगल चला रहा हूँ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। और अभी जब 19 को इनको कोर्ट में पहली दफ़ा प्रेजेंट किया गया बहुत अरसे के बाद, वो तभी प्रेजेंट किया गया जब इनको कहा गया कि अब आपके खिलाफ सज़ा अनाउंस होगी 25 को। उससे पहले इनको कभी भी फिजिकली प्रोड्यूस नहीं किया गया डिबेट के अंदर। तो उनको जब ये राइट ही नहीं दिया गया कि वो अपने डिफेंस के अंदर कुछ बोल सकें, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने ऑलरेडी 3-4 हफ्तों से ही मीडिया ट्रायल शुरू किया हुआ था यासीन साहब के खिलाफ कि उनको फांसी हो जाएगी या उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उनको कैपिटल पनिशमेंट, सारा कुछ तो इन्होंने पहले ही लीक आउट कर दिया था। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है टू डिस्क्रेडिट द डिसीजन कि क्या वजह है कोई भी जज जो होता है उसका फैसला सीक्रेट होता है, किसी को पब्लिक नहीं किया जाता, मगर क्या वजह है कि ये फैसला हर जगह पहले नशर होता रहा। 2 एक्सट्रीम केसेस बताए गए, एक मीडिया के अंदर कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, डीमोनाइज किया गया यासीन साहब को ताकि एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट किया जाए, और उससे पहले 3 महीने कश्मीर फाइल्स जैसी एक झूठी भौंडी फिल्म लॉन्च की गई जिसके अंदर दिखाया गया जैसे कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया है, हालांकि आज तक ऐसा कोई एक भी इंसिडेंट नहीं है। ये खुद इनके बीजेपी के थे मिस्टर जगमोहन जो गवर्नर थे जिन्होंने भगाया था पंडितों का एग्जॉडस कराया था कश्मीर से, उनका एक्सक्यूज लेके यासीन को उस फिल्म में विलन दिखाया गया और उस फिल्म को लेकर और इधर उधर की जाली बातें लेके इन्होंने अपना एक वन साइडेड जो है डिसीजन ले लिया। और यासीन साहब ने जो आखिरी 25 को जिस दिन सजा उनके खिलाफ जो है वो अनाउंस होनी थी, तो उस वक्त डिसीजन से फ्यू मोमेंट्स बिफोर उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में कहा है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कोर्ट के अंदर कि उन्होंने उनको कहा कि इसके एक्सट्रीम रेप्रिकॉशंस हैं, तो इन्होंने कहा जो भी इसके रेप्रिकॉशंस हो मैं रेडी हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और मैंने भीख नहीं मांगनी अपनी ज़िंदगी की। एक ऐसा लीडर जिसके सामने जज, हिंदुस्तान की जुडिशरी, पुलिस, आर्मी, एजेंसीज, उनकी गवर्नमेंट सब उनके पीछे पड़े हुए हैं कि तुम्हें हम फांसी पे चढ़ा देंगे, वो खुद आदमी चल कर आया, व्हील चेयर पे भी नहीं आया जिसको डेथ सेल से निकाला है। ऐसा तो मैंने दुनिया में नहीं कोई केस देखा और ना ऐसी बहादुरी देखी। तो उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी की भीख नहीं मांगू। तो क्या यासीन मलिक साहब के लिए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया जाएगा? मैं सारे इंटरनेशनल एवेन्यूज़ को जो है वो मैं उसको अपने लॉयर्स के साथ मिलके मशवरा कर रही हूँ। इंशाल्लाह हमने दुनिया के हर कोने तक जाना है, जितनी भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहाँ पे हम यासीन साहब का केस लेके जा सकते हैं। और मैंने पब्लिकली भी कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरा और मेरी बेटी का मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाए एज एन एग्रीव पार्टी, कि हमें कोई सेफ पैसेज मिले कि हम यासीन साहब से मिल सकें, उनकी काउंसिल एक्सेस करवा सकें और उनके साथ इस वक्त इस घड़ी के अंदर एज अ वाइफ और एज अ डॉटर हम मिलना चाहते हैं। मेरी बेटी, तो हमने 8.5 साल से उनकी शक्ल तक नहीं देखी, 3.5 साल से हमें उनसे फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं है, टेलीग्राम की नहीं है, ईमेल की नहीं है, लेटर नहीं लिख सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, उनका हाथ नहीं पकड़ सकती बच्ची, उनकी गोद में नहीं वो बैठ सकती। ये कौन सा कानून है? सबसे बड़ा भी कोई दहशतगर्द हो उसको भी ये राइट दिया जाता है कि वो अपनी फैमिली से मिले। ये खुद एक दहशतगर्द कुलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ले गए, तो व्हाई नॉट द केस ऑफ मी एंड माई फैमिली। एक वो है, एक UN है हमारे पास फॉरम जिसके अंदर मैं डिमांड करती हूँ यूनाइटेड नेशन से कि वहाँ पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई। भी आपने हुकूमत पाकिस्तान के किरदार की बात की, तो यासीन मलिक साहब के मामले में भी, फिर कश्मीर के हवाले से भी वहाँ सूरत हाल है, आप हुकूमत पाकिस्तान के किरदार से मुतमईन हैं, कैसे देखती हैं? देखिए, मैं अभी मेरी तो बस अभी डिमांड है और मेरी अर्जेंट डिमांड है कि मुझे ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन में जो 13 जून को आ रहा है उसमें मेरा, क्योंकि प्योरली ह्यूमन राइट्स का जो मैटर है, पॉलिटिकल राइट्स का जो मैटर है, वो एज अ फैमिली हमारा वहाँ पे लेके जाया जाए। और दूसरा, यूनाइटेड नेशंस में मुझे लेके जाया जाए, जो UN ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहाँ पे लेके जाया जाए,
जो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पीपल्स ट्रिब्यूनल, इसमें मुझे स्पेशली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बैकिंग से मैं जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिशाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थी, एलिया यासीन मलिक, और हमारी दुआ है कि आपको इंसाफ मिले, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, और पूरी दुनिया को इस पर अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जिस तरह का जुल्म हो रहा है, जिस तरह के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। दुनिया भर में मंकी पॉक्स एक नई बीमारी जिसका फैलाव बहुत तेज़ी के साथ जारी है। अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की बात करें तो अब तक 200 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है, और ना सिर्फ दुनिया भर बल्कि पाकिस्तान में भी 2 मुश्तबा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स क्या है, ये फैलता कैसे है? अगर हम बात करें कनाडा और अमेरिका की तो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ ये वायरस फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो, बेल्जियम हो, डेनमार्क हो, यहाँ पर दो करके मरीज जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। और यूरोप के भी कई ऐसे ममालिक, ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये मंकी पॉक्स एक्चुअली है क्या, और इसको मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है, इसमें होता क्या है, और ये बीमारी फैलती कैसे है, इससे बचाव के तरीके क्या हैं? इन सवालों के जवाब हम हासिल करेंगे। में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सईद खान साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये क्या है मंकी पॉक्स, इसने क्यों दहशत फैलाई हुई है, ये वायरस कहाँ से आया और उसको मंकी पॉक्स क्यों कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। मंकी पॉक्स जिस तरह नाम से जाहिर है, ये पॉक्स फैमिली का एक वायरस है। इसको कहते हैं जूनोटिक बीमारी, यानी जानवरों से फैलने वाली बीमारी। और ये मंकी पॉक्स बंदरों में पाई जाती है, और वहाँ से ये मंकी पॉक्स के नाम से मशहूर हुआ। ये काफ़ी पुरानी बीमारी है, 1970 में फर्स्ट टाइम ये ह्यूमंस में डिटेक्ट हुई थी। और ये ह्यूमन से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, और बंदरों के अलावा दूसरे जानवरों जिस तरह ख़ास किस्म के चूहे और गुलहरियाँ हैं वहाँ भी ये पाई जा सकती है। लेकिन रिसेंट जो एपिसोड है वो बताती है कि ये हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है उसमें ये पाई गई है। क्लोज कांटेक्ट से ये फैलती है, जिस्मानी रतूबत है, स्पेशली जो सेक्सुअल कांटेक्ट है उसके ज़रिए फैल रही है। और अब तक जो ज़्यादातर केसेस है वो इसी हाई रिस्क ग्रुप के आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन काफ़ी जगहों पे इसकी एंडेमिक पोजीशन है, मतलब ये फैल रही है लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं फैल रही जिस तरह कोविड है या बाकी बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, तो वो उस हिसाब से निस्बतन कम फैलती है। और इसकी जो डेथ रेट है वो भी निस्बतन कम है, शरई अमवात निस्बतन कम है बाकी जो डिजीज़ है। मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी नहीं है डेथ रेट के हिसाब से, लेकिन जहाँ पे हाई रिस्क एक्टिविटी है, हाई रिस्क ग्रुप जहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ वो फैल सकती है। ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है, जो मुतासरा शख्स से अगर उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो, जिस्मानी ताल्लुक हो या करीबी बंदा उसके साथ रह रहा हो। लेकिन डॉक्टर साहब इसकी सबसे बड़ी अलामात क्या होती हैं, ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपको मंकी पॉक्स हो गया है? हाँ, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके काफ़ी सारे अलामात बाकी बीमारियों से मिलती जुलती भी है। तो यहाँ पे अभी जो खौफ थोड़ा सा फैला हुआ है वो इस वजह से भी है कि मिलती जुलती दूसरी जो बीमारियाँ हैं, जो आम अलामात है उसमें बुखार, सर दर्द और जिस्म में थकावट और सांस लेने में तकलीफ, ये काफ़ी कॉमन इसके अलामात है। लेकिन इसके जो मखसूस अलामात है वो जिस्म पे ख़ास किस्म के दाने या रेशेस निकलते हैं जिसमें पानी भरा होता है। तो वो काफ़ी सारी बीमारी ऐसी जिसमें ये पाई जा सकती है, जिस तरह मीजल्स में भी हो सकता है, या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है उसमें भी हो सकता है, वारुला ज़ोस्टर है उसमें भी ये हो सकता है। तो इसको अलग करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी लेबॉर्ट्री टेस्ट से कंफर्म किया जाए। जो अभी तक 2 केसेस आप बता रही हैं वो अलामात पे तो वो मुशाबे है, लेकिन कंफर्म कोई केसेस नहीं है। और NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने कोई भी केस इस वक्त कंफर्म नहीं किया। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मौसम जिसमें हम देखते हैं कि चिकन पॉक्स भी होती है, खसरा भी फैल रही होती है, तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये आम पॉक्स है जिसे हम कहते हैं कि जी चिकन पॉक्स है, या फिर ये मंकी पॉक्स है, ये कैसे पता चलेगा? इसकी 2 बड़ी हमारे पास जरिए जिससे हम मालूम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट से हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं। वो पेशेंट की हिस्ट्री ज़रूरी है कि पेशेंट की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या उसका कोई ऐसे बंदे से डायरेक्ट ताल्लुक है जो ट्रैवल हिस्ट्री उसकी हो, या किसी जानवर से उसका डायरेक्ट करीबी हो रहा हो। तो वो अगर इस तरह नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस लाजमी तौर पर बाहर से कहीं आना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे डेवलप होना
काफ़ी जो है नामुमकिन हद तक मुश्किल है जब तक वो उस पूरे एंडेमिक एरिया से वायरस नहीं आया हो। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी जो अभी केसेस हमने देखे आइडेंटिफाइड लोग उसको कह रहे हैं कि ये मंकी पॉक्स है, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो मंकी पॉक्स नहीं है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री अगर हम देख लेते हैं तो वो इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और डायरेक्ट कांटेक्ट इस तरह तो नहीं है। ये अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसको रोकने के लिए इक़दाम क्या करने चाहिए? खुद अगर आप हुकूमत पाकिस्तान की बात करें, अगर चलें 2 ही हैं या नहीं भी हैं तो ये आए ना पाकिस्तान में ये वायरस, तो उसको रोकने के लिए इक़दाम क्या करने चाहिए? ये बहुत अहम है, क्योंकि मंकी पॉक्स हो या ना हो लेकिन हमें तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जिस तरह गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है और हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले जितने भी मुसाफिर हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए और इस तरह की अलामात अगर कोई भी हो तो वो उन मुसाफिरों को आइडेंटिफाई किया जाए। इसी तरह इस तरह के मिलते जुलते इवन कोई भी अलामात वाला पेशेंट सामने आए तो उसको आइसोलेट किया जाए ताकि वहाँ से वायरस मजीद ना फैल सके। ये एक फौरी इकदाम है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? अगर किसी को खुदा ना खास्ता ये वायरस हो जाए तो सबसे पहला इलाज उसका क्या होता है? इसका इलाज अलामाती तौर पे आप उनको हम उसको इलाज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्योंकि ये बीमारी खुद सही हो जाती है। मतलब 99% केसेस में कोई सीवियर शिद्दत इख्तियार नहीं करती, तो उसको मॉनिटरिंग करना, आइसोलेट करना और उसके बुखार और उसके अलामात को इलाज करना काफ़ी होता है। बहुत रेयर केसेस में ये एक्सट्रीम सूरत इख्तियार कर लेती है। उस तो इसकी कोई मेडिसिन होती हैं या फिर आप वैसी आम जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं वो दे सकते हैं, मरीजों को दे सकते हैं? फौरी तौर पे सिर्फ आपको दर्द और इसकी दवाई देनी होती है। बहुत रेयर केसेस में अगर कोई शिद्दत इख्तियार करती है तो उस केस में एंटीवायरल है और या इसकी जो पॉक्स स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो भी इसका आरामद है। तो पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी जाती थी तो वो ये इसको भी कवर करती थी, लेकिन क्योंकि स्मॉल पॉक्स की बीमारी दुनिया से एरेडिकेट हो चुकी है और अब वैक्सीन भी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई सूरत हाल हमारे मुल्क में नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सईद खान साहब, हमें तमाम तर सूरत हाल बता रहे थे। लेकिन रोकने के लिए इक़दाम और एहतियात बहुत ज़रूरी हैं और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई अलामात आपको हुए तो आप डॉक्टर से रुजू करें या फिर आप जाएँ लेबॉर्ट्री अपना टेस्ट करवाएं। और दुआ ये है कि कोई भी वायरस दुनिया में भर में फैल रहा हो, अल्लाह पाक हमें उन वायरसेस से और बीमारियों से महफूज रखे। इसी नोट के साथ इंशाअल्लाह आपसे होगी मुलाकात अब पीर के रोज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।